वेलकम। पिछली कक्षा में हमने घूर्णी निर्देश तंत्र के स्थिर निर्देश तंत्र के सापेक्ष स्थिति और वेग के रूपांतरण समीकरण पढ़े। अब इस कक्षा में हम त्वरण के रूपांतरण जो समीकरण है वो ज्ञात करते हैं, और त्वरण के रूपांतरण समीकरणों से हम बल के रूपांतरण को बताएंगे और बल के रूपांतरण से हम कोरियोलिस बल को परिभाषित करेंगे, यानी कोरियोलिस बल का क्या कारक है उत्पन्न होने का वो हमें यहाँ से प्राप्त होगा। तो वेग के रूपांतरण से हमें ये रिलेशन मिला और इस रिलेशन से हमने ज्ञात किया कि फ्रेम S में वेग बराबर है फ्रेम R में वेग और प्लस ओमेगा क्रॉस R। ये एक छोटा सा रिलेशन हमें प्राप्त हुआ था, ठीक है। और यहाँ से हमने एक संकारक प्राप्त हुआ d/dt इक्वल टू d/dt प्लस ओमेगा क्रॉस, जो भी वेक्टर आपको काम में लेना है वो आप लिख सकते हो। अब त्वरण में रूपांतरण ज्ञात करने के लिए देखिए, फ्रेम S में त्वरण आप बताइए। तो फ्रेम S में जो त्वरण होगा a वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, dv/dt, और dv/dt को हम d/dt ऑफ वापस v को परिभाषित कीजिए तो v हो गया dr/dt, ठीक है। तो देखिए यहाँ d/dt जो है वो r पे दो बार ऑपरेट हो रहा है, तो हम d/dt को ऑपरेटर को d'/dt के रूप में लिखते हैं। तो a इज इक्वल टू d/dt को लिखिए d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस, ऑपरेट हो रहा है किस पे, d'/dt प्लस ओमेगा क्रॉस से r, यानी यहाँ r पर हमने d/dt जो है ऑपरेटर वो लगा के लिख दिया। अब ये जो क्वांटिटी है इसको इस पे ऑपरेट करते हैं, तो d'/dt जब d'/dt पे ऑपरेट होगी तो ये हो गया d2 r/dt स्क्वायर, सबसे पहले ये टर्म। अब ओमेगा को हम ऑपरेट करते हैं इस पे, तो ओमेगा क्रॉस जो ऑपरेट होगा ओमेगा क्रॉस r पे ऑपरेट हो गया, ठीक। नेक्स्ट d'/dt ऑपरेट होगा ओमेगा क्रॉस r पे, तो यहाँ पे d'/dt ऑपरेट हो गया ओमेगा क्रॉस r पे। नेक्स्ट ये हमने इन दोनों क्वांटिटी पे ऑपरेट कर दिया, ओमेगा को हमने इस पे ऑपरेट किया, अब हम ओमेगा को इस पे ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ हमें मिल गया प्लस ओमेगा क्रॉस d'/dt, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, चूँकि d'/dt 2 पे ऑपरेट हो रहा है तो इसको हम एक सदिशों के जो गुणज है इसमें हम इसको अलग अलग ऑपरेट करवा देते हैं। तो जब हम इस पे अलग अलग इसको ऑपरेट करवाएंगे तो d'/dt क्रॉस r और प्लस ओमेगा क्रॉस d'/dt हमें प्राप्त होगा। सिंस ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। देखो इसी टर्म को यहाँ पर मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया दो टर्म्स में। यहाँ ओमेगा चूँकि नियत है इसलिए ओमेगा का जो अवकलज होगा d'/dt चाहे दूसरा फ्रेम हो, कोई सा भी फ्रेम हो, उसके हिसाब से उसका अवकलज क्या हो जाएगा, 0। तो ये क्वांटिटी यहाँ नहीं आएगी। यहाँ क्या रह गया अपने पास में, ओमेगा क्रॉस d'/dt। यहाँ देखो ओमेगा क्रॉस d'/dt ये टर्म हो गई 2, तो यानी इस टर्म को हमने एक्सपेंड किया दोनों में, ये एक टर्म हो गई, इसमें कैंसिल ओमेगा के नियत होने से ये और ये टर्म जुड़ गई, तो ये फाइनल जो है वो हमें मिला 2 ओमेगा क्रॉस d'/dt। तो यहाँ पर हमें ये 3 पद राइट हैंड साइड में 1, 2 और 3 मिले। तो इन दोनों टर्म्स को हम देखो परिभाषित करते हैं कि क्या क्या हैं ये। चलिए, तो इस संकारक को त्वरण का रूपांतरण हम पढ़ रहे हैं। जो मैं यहाँ बोर्ड से साफ किया है वो सब आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड फ्रेम S में त्वरण दैट इज इक्वल टू d2 r/dt, दिस इज इक्वल टू d2 r/dt। तो ये हो गया फ्रेम S में त्वरण A, ये हो गया किस में, फ्रेम R में त्वरण। समझ में आ रही है बात, d' जो ऑपरेटर है वो कौन से फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम R में, तो d2/dt² जो है वो हो गया रोटेटिंग फ्रेम R में त्वरण का रूपांतरण दैट इज A', और प्लस यहाँ
ये टर्म आई ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। और एक जो एक्स्ट्रा टर्म जो यहाँ लिखी है हमने 2 ओमेगा क्रॉस डी डेस आर बाई डी टी। अब देखिए डी डेस आर बाई डी टी क्या हो गया, डी आर बाई डी टी होता है फ्रेम एस में वेग, और डी डेस आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, फ्रेम आर में वेग। तो इसे हम लिख सकते हैं फ्रेम आर में वेग मीन्स इसको लिखा जा सकता है वी डेस, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोनों फ्रेमों में क्या आ गए, त्वरण के रूपांतरण समीकरण प्राप्त हो गए। तो फ्रेम आर में त्वरण बोले क्या होगा, फ्रेम आर में त्वरण ए डेस बराबर फ्रेम एस में त्वरण, और ये सारी क्वांटिटी इधर आगे होगी माइनस की, माइनस ओमेगा क्रॉस आर और माइनस 2 ओमेगा क्रॉस वी डेस। देखिए ये आ गया त्वरण का रूपांतरण। अब यहाँ से हमें वो महत्वपूर्ण परिणाम मिल जाएंगे जिनकी हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए अगर त्वरण की बात करें तो रोटेटिंग फ्रेम में जो त्वरण होगा वह स्थिर फ्रेम के त्वरण के अपेक्षा अलग होगा, क्योंकि अगर स्थिर फ्रेम में त्वरण नहीं है तो भी रोटेटिंग फ्रेम में त्वरण के 2 कंपोनेंट प्राप्त होंगे। और इन दोनों कंपोनेंट के लिए भी देखिए, अगर मान लो रोटेटिंग फ्रेम के सापेक्ष कण स्थिर है तो इसका मतलब रोटेटिंग फ्रेम के सापेक्ष कण का वेग वी डेस क्या हो गया, 0 हो गया फ्रेम आर में, तो भी हमें एक कंपोनेंट तो प्राप्त होगा जो कि हमेशा कण पर क्या होगा, एक आभासी या छद्म बल लगाएगा। यह आभासी या छद्म बल क्या कहलाता है, अपकेंद्रीय बल कहलाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझाई बात। तो ये एक अपकेंद्रीय बल का कंपोनेंट घूर्णी निर्देश तंत्र के कारण आभासी या छद्म बल के रूप में कण पे लगेगा ही लगेगा। इसके अतिरिक्त अगर कण गति कर रहा है रोटेटिंग फ्रेम में, रोटेटिंग फ्रेम के सापेक्ष अगर कण रेखीय गति कर रहा है तो इट्स मीन उसका वेग क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। तो उस कण पर एक अतिरिक्त त्वरण का कंपोनेंट और लगेगा, और ये अतिरिक्त कण का जो कंपोनेंट है यह कहलाता है कोरियोलिस त्वरण। अगर हम बात करें बल की, तो बल में हीनो परिवर्तित करने के लिए बलों के रूपांतरण समीकरण ज्ञात करने के लिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ हम दोनों समीकरण को m से गुणा कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ m और यहाँ -2 है। तो ये देखिए यहाँ ये सॉरी मैंने पहले बल लिख दिया था, ये त्वरण था, अभी ये बल के रूप में हो गया। तो यहाँ ये कोरियोलिस क्या बन जाएगा, कोरियोलिस बल बन जाएगा। तो अगर घूर्णी निर्देश तंत्र में कण स्थिर भी है तो उस पर अपकेंद्रीय बल तो लगेगा ही लगेगा, और अगर कण गतिमान है तो उस पर अपकेंद्रीय बल के अतिरिक्त एक अन्य बल का कंपोनेंट लगता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। वो कोरियोलिस बल उस पर लगेगा। तो ऐसा कोई घूर्णी निर्देश तंत्र जो घूर्णन गति कर रहा है उसके ऊपर गति कर रहे कण पर एक अतिरिक्त बल और लगता है जो अपकेंद्रीय बल के अतिरिक्त, अपकेंद्रीय तो स्थिर पे भी लगेगा, गति कर रहा है तो उस पर अपकेंद्रीय भी लगेगा और उस पर क्या करेगा, कोरियोलिस बल भी लगेगा। यह बल क्या कहलाता है, कोरियोलिस बल कहलाता है। कोरियोलिस बल का जो क्वांटिटी है वो देखिए यहाँ से हम परिभाषित करते हैं -2m ओमेगा क्रॉस वी डेस। तो यहाँ हम किसी भी घूर्णी निर्देश तंत्र के कोरियोलिस बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते हमें वहाँ पर कण के वेग को बताना पड़ेगा और कण निकाय की जो निर्देश तंत्र है उसकी कोणीय गति को परिभाषित करना पड़ेगा। इन दोनों को परिभाषित करके हम अब कोरियोलिस बल का कंपोनेंट या मान और डायरेक्शन, ये सभी बातें हम उस पर बता सकते हैं। बात करते हैं कोरियोलिस बल के लिए कुछ विशेष स्थितियों की। तो अगर कोरियोलिस बल को हम परिभाषित करें तो F फोर्स कोरियोलिस फोर्स इज इक्वल टू माइनस, सिर्फ कोरियोलिस फोर्स, अब केंद्रीय बल और अन्य बलों की बात नहीं कर रहे, -2m ओमेगा क्रॉस वी डेस वेक्टर। ठीक है, यहाँ देखिए 2 स्थितियाँ हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले कोरियोलिस बल का न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान होने के लिए ओमेगा
और v डेज जो हैं वो क्या हो, समांतर हो। ओमेगा और v समांतर होंगे तो ओमेगा और v के बीच में जो एंगल होगा मीन्स थीटा, वो कितना होगा, 0। और थीटा अगर 0 होगा तो उसके सदिश गुणा साइन 0 का मान क्या होगा, 0। तो उस स्थिति में कोरिलेसिस फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो न्यूनतम कोरिलेसिस बल 0 कब होगा, जब कण की गति घूर्णन अक्ष के अनुदिश हो। इसका मतलब जब कण किधर गति करे, कोणीय वेग की डायरेक्शन में कण गति करे। तो कोणीय वेग की डायरेक्शन क्या हो गई, जैसे मान लीजिए निर्देश तंत्र ऐसे क्लॉकवाइज इस प्रकार राइट हैंड रूल से मान लीजिए वो इस प्रकार गति कर रहा है, तो इसका जो कोणीय वेग है वो किधर हो गया, ऊपर की तरफ, ठीक है। और कण की गति जो है वो इस ओमेगा की डायरेक्शन में होगी तो उस पर कोरिलेटिव बल नहीं लगेगा, उस पर कोरिलेटिव बल का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। दूसरा हम ज्ञात करना चाहते हैं कि अधिकतम कोरिलेटिव बल कब लगता है। तो अधिकतम कोरिलेटिव बल की स्थिति में ओमेगा और v क्या हो, परस्पर परपेंडिकुलर यानी लंबवत हो। तो जब ये लंबवत होंगे तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना होगा, 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो अधिकतम कोरिलेटिव बल का जो मान है मैक्सिमम, डायरेक्शन की अगर बात नहीं करें तो देन दिस इज इक्वल टू 2m ओमेगा v डेज, ये अधिकतम कोरिलेटिव बल का मान हो गया। तो घूर्णी गति करते हुए निर्देश तंत्र के कारण कण पर लग रहे कोरिलेटिव बल का हमने घटक व्यंजक प्राप्त किया। इस कोरिलेटिव बल के लिए शर्तें देखी, कब ये अधिकतम होगा, कब ये न्यूनतम होगा। अब हम आगे की क्लासेज में पृथ्वी को एक घूर्णी निर्देश तंत्र मानते हुए इस पृथ्वी के ऊपर जो भी कण गति कर रहे हैं उन कुछ विशेष परिस्थितियों में उन कणों पर लगने वाले कोरिलेटिव बल का मान ज्ञात करेंगे।